अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त ऑडियो वीडियोस का मौसम है। हर 2 दिन बाद एक नई ऑडियो, एक नई वीडियो सामने आ जाती है। आज भी मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो मंजरे आम पर आ चुकी है। ये भी आगे चलकर आपको सुनवाएंगे कि मरियम नवाज साहिबा इस ऑडियो में क्या बात कर रही हैं। इससे पहले भी नाज़रीन आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो कुछ टीवी चैनल्स के ऐड के हवाले से, इश्तिहारात के हवाले से बात कर रही थी और बाद में मरियम नवाज साहिबा ने खुद उस ऑडियो का एतराफ भी किया था। इसके साथ साथ नाज़रीन कल इन्हें 133 में वीडियो की खरीदो फरोख्त, वोट से उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें कुरान पर हलफ लिया जाता है और वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से बड़े वाज़ेह अंदाज में देखा भी जाता है। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस अंदाज में N33 के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, एक हल्के के अंदर, एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अगर सूरत हाल ये है तो फिर पूरे इंतखाबात के अंदर सिनेरियो क्या होगा। देखिएगा वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। तो ये जनाब मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई है। अब इस वीडियो को लेकर पीपल्स पार्टी जनाब इल्जाम लगा रही है मुस्लिम लीग नून पर, मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले की तहकीकात की जाए। अब देखना यह है कि तहकीकात के बाद क्या सिनेरियो बनता है। पाकिस्तानी सियासत पर ये जो नई नई ऑडियोज वीडियोज मंजर आम पर आ रहे हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं। फिर साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो है जिसके बड़े चर्चे रहे हैं, आज अदालत के अंदर भी इसकी समाअत हुई। मुबैना ऑडियो से मुतालिक तहकीकाती कमीशन के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी और आज अदालती रिमार्क्स इस पर क्या रहे, तमाम तर जो चीजें हैं आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये कि इन ऑडियोज वीडियोज के एक तो सियासत पर असरात क्या होंगे, दूसरा माजी में इस तरह के हमने देखा कि तनाज़ात और मुबैना तौर पर ऑडियोज वीडियो स्कैंडल सामने आए थे, तो क्या मुल्जिमान को कानूनी तौर पर इसका कोई रिलीफ मिला था या नहीं, जरा इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज, आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी सियासत में ये ऑडियो वीडियो लीक्स का बड़ा चर्चा सामने आ रहा है, तो सर क्या लगता है आपको, पहले भी कुछ ऑडियोज वीडियोज मंजर आम पर आई, आज फिर मरियम नवाज की एक ऑडियो मंजर आम पर आ गई और कल इन्हें 133 के जो ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक खासकर वीडियो का मंजर आम पर आना, तो सर क्या लगता है अब सियासी मैदान में लड़ने के बजाय ऑडियो वीडियोस के जरिए अहदाफ हासिल किए जाएंगे, ब्लैकमेल किया जाएगा? देखें, बात यह है सोनिया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। उसको ओरिजिनेट किसने किया, आई थिंक वो भी हम समझते हैं कि किसने किया और क्यों किया, और उसके बाद नो देयर इज नो एंड टू इट। मुझे ये लग रहा है कि आइंदा हम और भी ऐसी ऑडियो और वीडियो देखने में हमें मिलेंगी जिसमें एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और एक दूसरे को लेट डाउन करना। क्या मुल्क की जमहूरियत यही है? क्या हम जो जमहूरियत की बात करते हैं ये जमहूरियत है कि आप एक दूसरे को लेट डाउन करें, बजाय इसके कि आप अपने मैनिफेस्टो से, अपनी कारकर्दगी से अपने वोटर्स को इम्प्रेस करें और वोट बैंक हासिल करें? आप एक दूसरे की किरदार कशी करके आप ये किसको आप दिखा रहे हैं और इससे मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है। चाहे वो ऑडियो कैसेट आपके सामने, पहले वो एक राना शमीम साहब की निकले हुए एफिडेविट आ गया, फिर साकिब निसार की आ गई, फिर मरियम नवाज की एक आई, आप दूसरी आ गई। इसका मतलब है कि अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। इसको हुकूमत पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसको वंस फॉर ऑल इसको टैकल करने की जरूरत है और टैकल इस तरह करें कि आइंदा के लिए कोई ऐसी बात ना कर सके। लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज की ये ऑडियोज आई हैं, मेरे ख्याल में बहुत अफसोस की बात है कि उनके पास कोई पोजीशन भी नहीं है
ना वो उनका कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक था, और जिस एरोगेंस तरीके से वो जब कह रही है कि मैंने फलां को ये कह दिया, मैंने शकील रहमान को ये कहा, और मैंने अब मियां आमिर को बिल्कुल ये इस पर बात कर दी। करेंगे, लेकिन हारिस नवाज साहब जरा मैं चाहती हूँ कि ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई है, अपने नाजरीन को भी सुनवा देते हैं कि मरियम नवाज साहिबा इस ऑडियो में रही हैं, फिर इस पर जरा मजीद बात करते हैं। जी सुनाइएगा। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। जी एहतशाम साहब, ये ऑडियो सुनी आपने, इससे पहले भी एक मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें वो बड़े वाज़ेह अंदाज में सुना जा सकता है कि ऑर्डर कर रही हैं कि कौन कौन से चैनल को इश्तिहार देने हैं, किसको नहीं। अब एक बार फिर से ये ऑडियो, सर ये क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, उनका जुमला सुन के तो मुझे बड़ी हैरत हुई। हारिस नवाज साहब वो कह रही हैं कि बगैर तस्दीक के झूठ बोला। ये इस जुमले पे गौर करें कि झूठ बोलने के लिए कोई तस्दीक की ज़रूरत होती है? मेरा ख्याल है इन द फर्स्ट प्लेस जो कहना चाह रही हैं शायद वो कह नहीं पा रही। देखिए, अहम सवाल सोनिया इस वक्त ये है कि सियासी महाज पे जो अपोजिशन को अपने सियासी अहदाफ हासिल करने थे वो नहीं मिले। और मैं देख रहा था कि एक साहब PMLN के एक जगह बात कर रहे थे, कहने कि मैं शेख रशीद से किसी बात पे एग्री नहीं करता, लेकिन इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि ऐसी अपोजिशन मिली है जिससे इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। कहने लगे इस बात में वजन है। अब सवाल यह है कि आप 3 बरस में जिस तरीके से आपने फैसला किया कि जिस हुकूमत को हटाने के लिए आपने क्या क्या करना है, रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है। पीपल्स पार्टी NP को अलहदा किया गया, मौलाना फजल रहमान को हेड बनाया गया। बाय द वे आजकल वो दोबारा कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अब आप वीडियो नई आ गई हैं, पीपल्स पार्टी PMLN की एक नई लड़ाई आपने देखा शुरू हो गई है, जिस तरीके से पैसे देने की बात है। फिर ये जो अभी आपने लेटेस्ट दिखाई है जिस तरीके से ऑडियो मरियम नवाज साहिबा की, इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जी ये सारा कुछ एक अरसे से हो रहा है। और यही वजह है कि आपने देखा कि मरियम साहिबा बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, और अरशद मलिक के जज मरहूम के आने के बाद उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई देवे उसकी कैसेट भी अरशद मलिक की भी पेश नहीं की गई। और सवाल यह है कि पार्लियामान को किसने बेतौकीर किया? ये जमहूरियत के नाम पे जो फसाद हमें इस मुल्क में नज़र आ रहा है वो क्या है? और जिस तरीके से अपोजिशन की सियासी जमातों ने जिसको कहना चाहिए कि कोई भी एक बड़ा जिसको कहते हैं मकसद हासिल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, बहुत अरसे बाद 2 साल के बाद उनको ख्याल आया कि हमें तो जिस तरीके से इमरान खान साहब को हटाना चाहिए था, हम कामयाब नहीं हुए। ज़ाती बातें फैला के फिर उन्होंने कहा कि चलें अब लेते हैं सहारा लेते हैं आम आदमी का, महंगाई का और इन चीज़ों का। तो लोग यही बात कर रहे हैं। आपने देखा महंगाई के नाम पे भी PMLN के लीडरों को देखें, पीपल्स पार्टी के लीडरों को देखें, उनसे पूछा जाता है प्याज की कीमत कितनी है, टमाटर की कितनी है, उन्हें नहीं पता। खैर ये बात तो PTI के लोगों के बारे में भी कही जा सकती है। सवाल ये कि इस स्टेज पे ये जो बाजार गर्म हो गया है ऑडियो वीडियो का, और आज आपने देखा अतर मनल साहब चीफ जस्टिस हैं, भाई देवी आज मेरी उनसे हेलो भी हुई एक जगह पे। गयाउद्दीन साहब हमारे बहुत बड़े जिसको कहना चाहिए पाकिस्तान के साफ़ी, उनकी आज नमाज जनाजा में मुलाकात थी उनसे। अब सवाल ये है कि वो भी ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी ये इस तरह की चीज़ें लेके आ गए आप हमारे पास कि कमीशन बनाया जाए साकिब निसार के नाम पे। उन्होंने कहा देन देयर विल बी नो एंड टू इट, और लोग आ जाएंगे। फिर ऑथेंटिसिटी क्या है? अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू किया कि आके आप बताएं क्या करना है। अब सवाल सुनिए बड़ा अहम है सारे मसले में कि क्या वजह है कि सियासी जमातें, अपोजिशन सियासी जमातें अपने सियासी मकासद हासिल करने में नाकाम क्यों रही हैं? और 2 साल का पीरियड रह गया है, ये तो न्यू लीज ऑफ लाइफ सियासी तौर पे हर आने वाला दिन, बावजूद इसके कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पा रहे, मुश्किलात हैं उनकी, और वो माफियाज है, स्टेटस को की ताकतें हैं, इन सारी बातों के बावजूद वो कोई टफ टाइम नहीं दे रहे। तो नतीजतन फिर ये हो रहा है कि अपने आप को अपनी सियासी बका को बरकरार रखने के लिए, उस जंग को आगे ले जाने के लिए ऑडियो वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये NA 133 के हवाले से जो वीडियो मंजर आम पर आई है, इससे पहले भी हमने देखा कि जाहिर है अभी तो इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और बाकायदा तौर पर कहा गया कि इस पर तहकीकात होंगी। लेकिन आपको याद होगा कि सेनेट इलेक्शन से पहले भी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी मूसा गिलानी साहब की, और बाकायदा तौर पर उसमें देखा जा सकता था कि किस तरह से भाव जो है वो किया गया था, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं था। अब सर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस बार कोई इस वीडियो के तनाजुर में सख्त इकदाम करेगा, या फिर यही 2-3 दिन मीडिया पे मामला डिस्कस होगा और फिर खत्म हो जाएगा? आई थिंक इट इज अ लिटमस टेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जितनी वाजिया वीडियो है
और जिस तरीके से वो कुरान पे हाथ रख के आप 2-2 हज़ार रुपए के टिकट खरीद रहे हैं, एक तो मुझे इतना अफसोस है कि दैट इज द रीजन कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, आई वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ठप्पा सिस्टम, जाली वोटिंग, मरहबा के वोट डालें, कैसे डाले जाएंगे? सर ये तो 2-2 हज़ार रुपए पे हलफ ले रहे हैं लोगों से, वहां पर ईवीएम भी क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? उसके बाद सोचें ये 20-15 मतलब 20-25 हज़ार वोट उन्होंने जाली सबने बनाए हुए हैं, वो पकड़े जाएंगे। एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि ये इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। और अब तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी इल्जाम लगा रही है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी भी लगा रही है। तो आप ये तो अंदाजा लगाएं पीडीएम का हाल क्या है। पीडीएम इज ऑलमोस्ट अ डेड हॉर्स। सेकंड ये कि आपने अगर इलेक्शन जीतना है तो आपके पास मैनिफेस्टो क्या है, आपने अवाम के लिए क्या करकर्दगी दिखाई है, आपके पास मैनिफेस्टो सोल्यूशंस क्या हैं, आप क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को कर रहे हैं, साथ सोल्यूशन भी बताइए कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि पता चले अवाम को कि जो नई हुकूमत आएगी वो हमारे लिए बेहतरीन साबित होगी। देखिए आरिफ नवाज साहब, एक चीज बताइएगा कि मरियम साहबा ये NA 133 की बात कर रही हैं, जहाँ पे आपने देखा कि अभी परवेज मलिक साहब मरहूम जो है ना, उनका इंतकाल हुआ था। ये तो बड़ी सॉलिड उनकी सीट समझी जाती है और कहा जाता है कि पंजाब में लाहौर बहुत बड़ा जो शहर है, 8-9 उनकी MNAs की सीटें हैं, वो सारी की सारी उन्हीं की हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि क्या PMLN को लग रहा है कि शायद अब सियासी तौर पर उनको बहुत नुकसान हो चुका है और शायद अगला इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में माल देने की बात की, जो आज लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं इस बात को आरिफ नवाज साहब कि ऑफ ऑल द सिटीज ये लाहौर में ये काम हो रहा है जो उनका गढ़ समझा जाता है। जो मुझे अब मुझे ये भी डाउट होता है कि वाई PMLN शुड डू दिस। ये भी सीट उनकी कंफर्म है, यहाँ पर PTI का कैंडिडेट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट अ विनिंग सीट, दे हैव ऑलमोस्ट वन। क्या उनको ये इस तरह का काम करने की जरूरत है, या ये वाकई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको वो फंसाने की बात की है कि बोर्ड भी लग जाते हैं, सब चीज हो जाती है, कहाँ नहीं होती है, वीडियो बना लो, आप शेयर का बोर्ड लगाएं उसको, ये भी इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है कि इसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें। जो लोगों की तस्वीर शक्लें नजर आ रही हैं, जाहिर है कि वो उसी हल्के के होंगे, बल्कि अगर जिस हल्के में वो बैठे या किसी यूनियन काउंसिल की सीट है, जो वोटर है वहां होंगे, इनको इनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, शक्लें पहचाने। और उसमें आरिफ नवाज साहब एक खातून देखा आपने जिस तरह गिला शिकवा कर रही है कि मेरे मियाँ को तो मिल गए 2000 रुपए, मुझे नहीं मिले, मुझे भी दिया जाए। वो वीडियो भी जरा सुनवाते हैं अपने नाजरीन को। जी चिल्लाइएगा जरा, आरिफ नवाज सुनवाते हैं, फिर इस पर कमेंट लेते हैं। जी यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले? उनका मेरा ID कार्ड उनके घर में ही गया है। हारिस नवाज साहब कह रही हैं मेरे शौहर को मिल गए 2000 रुपए, मुझे नहीं मिले। अब ये ऑनेस्टली इतनी अफसोसनाक बात है। अभी और तकबीयत मिलती है इमरान खान को इस चीज को जोर देने के लिए कि जी अब EVM लेकर आए, ताकि ये हमेशा का जो बुसीदा सिस्टम है खत्म हो, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। लेकिन जो अभी तक उनकी बातों से मुझे लग रहा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं, वो भी कह रहे हैं कि हम मुश्किलात में से है, हम कोशिश करेंगे। एवरीथिंग इज डूएबल अगर आपकी विल, उसमें डिटर्मिनेशन हो। बिल्कुल, आपको अगर पैसा गवर्नमेंट टाइम पर देती है तो देन इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर द रिस्पेक्ट ऑफ योर वोटर, जो पाकिस्तान के नुमाइंदे जिन्होंने ये सिलेक्ट किया। बिल्कुल। और हारिस नवाज साहब ये तो सिर्फ एक हल्के की बात है, एक ज़िमनी इंतखाब की बात है, पूरे इलेक्शन में पता नहीं क्या कुछ होगा और क्या कुछ होता रहा। इस पर जरा बात करेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे। स्ट्रेट ट्यून। खुशामदीद। एहतशाम साहब, अब पाकिस्तानी सियासत में वोट खरीदा तो जाता रहे, कोई चशम खुशा इंकशाफ नहीं है। ये वीडियो इससे पहले भी इस तरह की मंजरे आम पर आती रही, लेकिन सवाल ये कि ये तो सिर्फ एक हल्के का इलेक्शन, एक ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन यहाँ भी सियासी जमातों की जो लीडरशिप है इस खरीदो फरोख्त को नहीं रोक सकी, तो फिर जनरल इलेक्शन में क्या सिनेरियो होगा? देखिए सोनिया, बार बार बात आती है कि 1970 के बाद 10 इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, और हर दफ़ा आपने देखा हारने वाले ने अपनी हार नहीं मानी और यही नारा लगाया कि जी जालसाजी हुई है, धोखा हुआ है, धांधली हुई है। अभी सवाल यह है कि जी कोई तरीका अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जिस तरीके से हुकूमत ने EVM की बात की, रोज़ कहते हैं कि जी चलें अपना नुक्ता नज़र दे दें, अल्टरनेट अरेंजमेंट बता दें, वो भी नहीं किए गए। और ये जो बार बार सवाल उठाया जाता है, इसका जवाब मैंने देखा अपोजिशन लीडरों के पास ब्रिगेड साहब नहीं है कि भी ये प्री पोल रिगिंग, ये नासूर है जो 10 से 15 हज़ार कहते हैं हर बंदे ने वोट बना के रखे हुए हैं।
आपके वालदैन के, हमारे वालदैन के, जिनके बहन भाई चले गए उनके, वो इस्तेमाल होते ही होते हैं। कम से कम ईवीएम मशीन में ये तो नहीं होगा। चलें, दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की आपने बात की है। इलेक्शन कमीशन ने अल्टीमेटली इस बात को तस्लीम कर लिया, 8 लाख ईवीएम मशीनें तैयार करने की बात हो रही है। आपने देखा कि उनको भी पता चल गया कि जी ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया, आ गई ये चीज़, इसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। अभी आपने देखा सोनिया फजल रहमान साहब पे आज बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है जब उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने जाली तरीके से पार्लियामेंट में ये काम किया। भाई सारी दुनिया मान रही है, लिखने वाले, नरम गोशा रखने वाले सब लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रूट मेजॉरिटी थी, जैसे भी था बुलडोज किया था, वो लोग मान रहे हैं कि हुकूमत ने करवा लिया, आप सोते रह गए, वो उन्होंने अपना काम दिखा दिया। बड़े दिनों से जॉइंट सीटिंग की बात हो रही थी। अब सवाल यह है कि जी ये पार्लियामेंट का एक फैसला है, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। अब सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में देख रहा था, बड़ी जगहों पे लिखा गया ब्रिगेड साहब कि इनको सोचा गया था इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो एज वी स्पीक चैलेंज नहीं कर रहे। उन्हें पता है ये चैलेंज नहीं हो सकता पार्लियामेंट के फैसलों को, अनलेस कि अगर आप कहेंगे जी किसी शिक की तशरीह गलत की गई, उसकी तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट ने की मजाज है। अब सवाल यह है कि जी व्हाट नेक्स्ट, आगे जाने का क्या तरीका है। अभी आप देख लें ज़िमनी इंतखाबात एक छोटे लेवल पे इलेक्शन होता है, चंद दिनों के बाद होता है, वहाँ पे भी इस तरह की धांधली की बातें होनी कि जब फिर आपको पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन करवाना पड़ेगा तो वहाँ पे कौन इस तरह की धांधली रोक सकता है। वहाँ पे आप देखें अब दुनिया दार ये दुनिया, अब ये मॉडर्न ज़माना है, अब लोग जा रहे हैं इस तरफ से। या तो आपके लोग इस तरह हो ना, दानादार माशरे आपके हो ना, यहाँ पे अगर नहीं है, कहा जाता है 23 मुल्कों में है, कुछ कहते हैं जी 7 मुल्कों में है, लेकिन 22 मुल्कों में मैंने देखा है कि जहाँ पे होता है वहाँ पे जिस तरीके से हिंदुस्तान है, हम जैसे मुल्क भी हैं, और लेकिन बाकी जगहों पे कुछ मुल्कों में जहाँ पे आप देखते हैं ईवीएम नहीं है, वहाँ दानादार माशरे हैं। वहाँ पे आप देख लें कि आपकी जगह मैं वोट नहीं डालने चला जाऊँगा, आप कहीं गई हुई हैं तो आपकी जगह आपका रिश्तेदार अजीज आपकी वोट नहीं भुगताएगा। यहाँ तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है नॉर्म को कि जाली वोट देनी। तो सवाल यह है कि जी कहीं तो ब्रेक लगाई जाए, एक ये, और दूसरा ये है कि बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि जी ये 90 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको क्यों वहम हो गया अपोजिशन के लोगों को कि सारे के सारे वोट जो है ना वो इमरान खान के हैं, पीटीआई के हैं, आपके भी होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप मानते भी हैं ऑल टाइम हाई ब्रिगेड साहब देखें 27 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेजी है उन्होंने। हाँ। आप कहते हैं, और इनके लोग एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी इनको तो पता ही नहीं है कि नाले गलियां क्या होती हैं, शहरों की सियासत क्या होती है, मसाइल क्या हैं। रिश्तेदार अजीज उनके यहाँ रहते हैं, वो आते हैं जाते हैं, प्लॉट लेते हैं, मकानात बनाते हैं, उनका एक जिसको कहना चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ज़मीन से है। और मैं भी जब बाहर जाता हूँ, आप भी जाते हैं बाहर, वो हमसे ज़्यादा दुख है उनके लिए कि मुल्क ठीक होना चाहिए। लिहाजा ये कह के रेडिली रिजेक्ट कर देना कि जी उनको हक ही नहीं मिलना चाहिए, ये सिर्फ आपका डरा खौफ है, आप उनको वोट देने का। अच्छा बाय द वे ब्रिगेड साहब, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन दोनों अपने मैनिफेस्टो में ये कह चुके हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक होना चाहिए। अभी आप देख लें, अब व्हाई डिड दे चेंज देयर माइंड, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब सवाल ये है कि जी एक तरफ आप कहते हैं इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, तबाही फेर के रख दिया है। भाई ठीक है, बहुत से हवाले से आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि जिस तरह से कारकर्दगी दिखानी चाहिए नहीं दिखाई गई, और 2 साल टेस्ट केस है, नहीं करेंगे तो शायद इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल यह है कि जी इलेक्शन जीतने की बात हो रही है, इलेक्शन शफाफ इलेक्शन फेयर फ्री की बात होती है, उसका तरीका ईवीएम पे इसके बैठ जाए। फिर यह है कि जो आप उन्होंने स्पीकर साहब ने कमेटी 2 दफ़ा बनाई, वहाँ जाते ही नहीं है, आप फिर एंगेज कर लें। हुकूमत ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफर किया है, बैठ के बात करते हैं, उस पर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है इसका एक ही हल है कि हुकूमत को वैसे चाहिए कि जिस तरह भी है, रोना पीटना अपनी जगह है, एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप देख लें, बिलावल भुट्टो कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं आज ही कहता हूं कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानूंगा, तो मुसीबत फिर इनके लिए होगी। इलेक्शन फर्ज करेंगे जीत जाते हैं 2023 का, फिर वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है बाई पार्टीजान अप्रोच रखनी चाहिए ताकि इलेक्शन फेयर फ्री हो सके, ईवीएम के जरिए हो या कोई और तरीका जिसे वो भी माने, और ये ऑडियो वीडियो का ड्रामा भी खत्म हो। बिल्कुल। हारिस नवाज साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, आपको लगता है कि कभी ऐसा चीज भी हमें देखने को मिलेगी कि कोई ऐसा इलेक्शन हो जाए, चाहे ईवीएम भी आ जाती है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हारने वाली जमात भी तस्लीम कर ले कि हाँ जी ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं? तो सर ऐसा कुछ लगता है सिनेरियो आने वाले वक्त में? देखिए, इसमें सबसे पहली और जरूरी अहम बात यह है कि पहला कोई भी जो अभी बाई इलेक्शन होता है, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि अगर ये 133 में कर लेते कि एक इलेक्शन में ईवीएम को ट्राई करें और मशीन जितनी तादाद में तैयार करें, जितने हल्के हैं, जितने आपने जो काउंटर रिजर्व रखनी है, सब करके एक को ट्राई करें, देखें कितनी कंट्रोवर्सी होती है, कितने को इतराज करता है, या सब सेटिस्फाई होते हैं।
उसके बाद इसको अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं उसके अंदर माजत के साथ बरीड साहब एक चीज बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल है, चले हुकूमत कहती है, आप इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन गया है? आप नहीं समझते कि 2018 के बाद 20 बाई इलेक्शन हुए, एक जगह भी इलेक्शन कमीशन ने इसको आजमाया नहीं है? अगर वो आजमा लेते तो शायद मेरा ख्याल है कुछ चीजें सामने तो आ जाती। जी नहीं, उनकी स्टडी के अंदर, उनकी स्टडी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये अप्रूव किया हुआ है कि हमने ईवीएम्स करनी है, हमने इसको ट्राई करना है। द ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर से पूछें कि आपने ट्राई क्यों नहीं किया, इसकी उनसे वजह लेनी चाहिए। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उनकी जो टीम है वो उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अभी अगर 2 साल में ईवीएम के साथ इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, काउंटर प्रूफ बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई जगह फेलियर होगी उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए टाइम और वक्त दरकार है, जो ये नहीं करना चाहते। ये वो पुराने सिस्टम में ना चाहते हैं कि बनी बनी ऐसी भी बक्से उठाओ और साथ वो 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अभी आप देख लें, अभी आज आके बात कर रहे हैं कि जी देखें, वो तो आपको पता होना चाहिए जी 85,000 पोलिंग स्टेशन है, 2.25 लाख पोलिंग बूथ है, वहाँ पे कैसे ये ईवीएम पहुँचाई जाएंगी? क्या हेलीकॉप्टर के जरिए होगा? भाई कहीं आप रेप्लिका बनाते, कहीं आपको चाहिए था, इलेक्शन कमीशन का काम था इसको आजमाने के लिए कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाता। आज याद आ रहा है जी 85,000 पोलिंग स्टेशन है, तो ये पोलिंग स्टेशन को आज तो नहीं बन गए सर? नहीं, इफ आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं मॉक एक्सरसाइज करूंगा कि फारदेस्ट डेजर्ट के अंदर कहां पर इलेक्शन है, वहां पर जो मौसम होता है विंटर्स में आपने इलेक्शन करने हैं, मैं देखूंगा कि मैं कितने टाइम में सामान वहां पर पहुंचा सकता हूं और इसको ऑपरेशनल कर सकता हूं। लाइकवाइज माउंटेनस एरिया में, लाइकवाइज पंजाब में, जहां जहां करने 1-2 मॉक एक्सरसाइज करें और देखेंगे कितना वर्केबल। आपने पूरा 1 साल तो अभी इसी इलेक्शन कमीशन ने टाइम गुजार दिया जी कि नहीं हो सकता। Who the hell are you to say कि नहीं हो सकता? It is पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर्स ने कहना है कि हो सकता नहीं हो सकता, उन्होंने कानून साजी की है। इट इज इनकम्बेंट ऑन यू कि आपने इसको चलाना है, बनाना है, इस्तेमाल करना है और फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट करना है, अदरवाइज ऑल ओनर्स विल रेस्ट ऑन यू। इसलिए ये यहाँ पर बदनियाती आती जो मैं बात करता हूँ कि ये हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मफरूजे बनते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन पार्टी है, नहीं है, आप जो अपनी एक पार्शियलिटी शो कर देते हैं। ये इस मौके पे आपको ये कहना चाहिए था, बिल्कुल हम करेंगे, ये चीजें इसको ठीक कर लें, दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन करें, फिर ठीक करें, फिर दोबारा करें। ऑपोजिशन ने एक दफा भी अपने सजेशन नहीं दिए, कहीं बात नहीं करते। स्टिल आई एग्री विद यू कि पार्लियामेंट में हुकूमत को चाहिए दोबारा एक दफा इससे डिस्कस करें, लाएं, उसका हल निकालें। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अभी ऑडियो वीडियोस का जो बड़ा तस्करा चल रहा है, ये मामला भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा भी मैं देख रही थी, एक साफी उनसे सवाल कर रहे थे कि अभी मजीद वीडियोस आने वाले, तो उन्होंने कहा गुनाह किया है तो सबूत तो मिलेंगे। फिर जो कैप्टन सफदर साहब हैं, कैप्टन रिडार सफदर साहब, वो भी बड़ी बात कर रहे हैं कि वीडियोज़ आने वाली हैं और बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो सर क्या लगता है आपको, ये सियासत पे इनके क्या असरात हो सकती है? और माजी में भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ, माजी में इस तरह की वीडियोज़ और मुबैना तौर पर शवाहिद सामने आते रहे। तो सर ये मकसद आपको लगता है कि रिलीफ हासिल कर रहे हैं? माजी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकेगा इस तरह की वीडियोस? देखिए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो हैं, आप सफदर रवान साहब, मरियम नवाज के जो शोहर नामदार हैं, उनकी वो शोरा आफाक आपने गुफ्तगू अगर सुनी है तो जिस धड़ल्ले के साथ वो कह रहे थे कि जी कुछ वीडियोज ऐसी हैं, आप देखेंगे कुछ लोग स्विमिंग पूल में पड़े होंगे, कुछ वॉशरूम में नजर आएंगे। इसका मतलब है कि सारा वक्त ब्रिगेड साहब इसी काम में लगा हुआ है कि लोगों की आपने वीडियोस जो है ना इकट्ठी करनी है। चलें ठीक है, अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए लोग कहते हैं कि जी सियासत और जिसको कहते हैं मोहब्बत में सब जायज़ है, जो भी आप करें। लेकिन सवाल तो ये है ना कि फिर आप सारा दिन हमें भाषण ना देना, कोई भी ना भाषण दे कि जी फिर नॉर्म्स क्या होती हैं, ट्रेडिशन क्या होती है, हालात कैसे ठीक होने हैं। तो मेरा ख्याल है ये दो तरफा किस्म की बात है, इस तरफ इनको आना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ओपोजिशन पार्टियां आपस में तो एक नुक्ता नज़र पे खड़ी नहीं हो रही। पीडीएम पे जो सबसे ज़्यादा ब्रिगेड साहब आप देखते हैं जो इख्तलाफ है या ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो ये है कि भी आप अपने अंदर के इख्तलाफात तो कम से कम दूर कर लेना। आप किस तरह का इलेक्शन चाहते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी जो है ना उसके पास कोई राय नहीं है अपनी,
सिवाय एक बात कहती है कि जी ये काम इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, वही करें। भाई ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम तो ये करना है, लेकिन लेजिस्लेशन का काम अगर कोई पार्लियामेंट में जाके कोई कानून साजी को आइन साजी होती है, उसको आगे ले जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसमें मेरा तो ख्याल है सियासी जमातों को भी फिर इस तरह से खामखा जिसको कहना चाहिए अड़ना नहीं चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को तो कहना बड़ा वाज़ेह तौर पर सुनिए चाहिए कि वो एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे और ये दाग धोएं अपना। आज का है, पुराना है, जैसा भी है, इलेक्शन कमीशन को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। आपके पड़ोस में भारत में बीसियों बुराइयाँ, हम और जमहूरियत वो कहते हैं ना, गंदा चेहरा उनका छुपाया हुआ है सो कॉल्ड जमहूरियत ने, लेकिन वहाँ आप देख लें इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वहाँ पे कोई जज नहीं लगता, ब्यूरोक्रेट जो है ना वो उनको लगाया जाता है। इसी तरह से आप देख लें उनके चंद एक सुप्रीम कोर्ट कहते हैं किसी तक आज़ाद है। भाई दी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी अब लोग डरना शुरू हो गए हैं। मोदी ने ऐसे एक्शन लिए हैं कि वो भी अब ओपन जिसको कहते हैं फैसले नहीं कर रहे धड़ल्ले के साथ। सवाल ये है कि जी इलेक्शन कमीशन अपना दाग कैसे धोएगा, किस तरीके से ये एक टेस्ट केस है 2023 का, ये अपने आप को साबित करेंगे कि ये इम्पार्शल हैं, किसी का साथ नहीं दे रहे, और आपको जो कोई गलत काम कह रहा है आप धड़ल्ले से कहें जी हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और इस तरह अगर नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये जो एक अरसे से पाकिस्तान में बहस चली है कि जी हर आने वाला इलेक्शन जो जीतने वाला है उसको कहा जाएगा जी आपने धांधली के साथ जीता है, तो फिर देयर नो एंड टू इट, ये सारी उम्र यही चलता रहेगा। जी ठीक है जी। देखिए इसमें मेरा पॉइंट ये कि आप अवाम से ये पूछें कि इतने अरसे में डेमोक्रेसी जो है उन्होंने क्या हासिल किया, सवाई एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, करप्शन। ये मिलिट्री टेक ओवर को हर एक बुरा कहता है, मैं भी कहता हूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तरक्की देखें, आप देखेंगे उस वक्त क्या डेवलपमेंट है, यूब दौर से लेके और आज तक की हुई है, और अब क्या हो रहा है। आई थिंक ये अब अवाम को इतना अच्छा इनको पॉलिटिशियन को होना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा कभी दोबारा मेरी टेक ओवर हो तो पूरी अवाम तरक्की की तरफ बाहर निकल आए और कहे जी नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट इट, इट हैज टू बी सिविल डेमोक्रेसी। ये चीजें हम सोचने की हैं। अच्छा एहतशाम साहब, जरा अब आ जाते हैं मरीम नवाज साहिबा की आज की जो ऑडियो, मुबैना तौर पर ऑडियो लीक्स है, जिसमें जाहिर है वो बड़े वाज़े अंदाज में इंस्ट्रक्शन दे रही हैं जियो जो प्राइवेट चैनल है कि उनसे मैं खुद बात करूंगी इमरान खान साहब के हवाले से कि बगैर तस्दीक के झूठ बोला इमरान खान साहब ने, और बड़ी चीज़ें। सर आपको क्या लगता है ये जो आज़ादी सहाफ़त के बड़े अलमबरदार बने फिरते हैं, अभी आपको याद होगा हालिया PMDA के हवाले से जब गवर्नमेंट बात कर रही थी तो मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप तो वहाँ सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही थी। तो सर क्या मकासद हो सकते हैं? आपको लगता है कि अपने अपने दौर में सभी सबको इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में अपनी सियासत चमकाने के लिए सब? देखिए सोनिया, बड़ी माजरत के साथ ये आज़ादी सहाफ़त की बात मीडिया मालकान अगर करें तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन उनके मुँह से ही आपने सुना पिछले दिनों एक बड़े अदारे के सरबराह जो है मालिक, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ जर्नलिज्म नहीं करने आया, मैं कारोबारी आदमी हूँ, पैसा बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कोई भूल जाए कि हमने आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करना है। लेकिन आप देख लें उनका अदारा, इस तरह बाकी और अदारे भी हैं, जिस तरीके से पार्टिजनशिप शो की जा रही है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसी तरह अगर कोई अदारा नाम लिए बगैर मैं कहूँगा हुकूमत की सपोर्ट करता है आंखें बंद करके, तो वो भी गलत है। आप फैक्ट्स पे बात करें। और फिर यह है कि आज़ादी सहाफ़त का मतलब तो सीधा सीधा यह है कि ये आज़ादी सहाफ़त मालकान के हाथ में नहीं जानी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एडिटर का होता है, उसके इख्तियारात होने चाहिए। आप तो लोग भूल ही गए। अभी आपने देखा कई मौक़ों पे ये आता है बड़ा वाज़ेह तौर पे, बड़े बड़े सहाफ़ियों की वीडियो जो सामने आई हैं, उन्होंने बात की है कि जी देखें मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं और नवाज़ साहब कह रहे हैं जी फ़लाँ को निकालें, नहीं निकालेंगे तो मैं आपके मालिक को कहूँगा, आपके मालिक को मैं अंदर कर दूंगा। शिकिल रहमान साहब के बारे में बड़ी मशहूर है हामिद मीर की वो गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि फिर उनकी बेगम ने मुझे कहा कि खुदा का वास्ता है आप पीछे हट जाएं वरना मेरे मालिक का वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वो कहने लगा, फिर मैं प्रोग्राम रोका, उनके मालिक बाहर आए। तो ये बात यह है कि बड़े मालकान जो हैं, मीडिया हाउसेज हैं, चाहे प्रिंट में हैं, चाहे आप देख लें टेलीविज़न में हैं, वो जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये थोड़ा सा मीडिया जो है ना आज भी हम देखते हैं बड़ी हद तक इस लिहाज से तो कोशिश करता है कि अपनी आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रख सके। इन हालात में भी आप देख लें दोनों तरफ से बेशुमार लोग हैं वो जो बड़े जानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब सारी दुनिया में मीडिया, अमेरिका में क्या मीडिया आज़ाद है? आज आप देखें CNN, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट वही बात करते हैं जो उनकी रियासत, उनके फौजी अदारे बता रहे होते हैं। हिंदुस्तान में भी ये काम शुरू हो गया, चलें किसी हद तक को मानी जा सकती है, लेकिन फेयरनेस जो है ना वो डिमांड करती है कि कम अज़ कम हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, उनके मालकान जो है
वो इससे पीछे हटें और ये जो उन लोगों को सियासी लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये इस्तेमाल उनका होना जो है बंद किया जाए। और फिर इस तरह से मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल करके एहतशाम साहब अपने हवाले से पूरा एक नैरेटिव जो है वो तश्कील दिया जाता है, पूरा बयानिया। हारिस नवाज साहब चाहे जजेस हों, चाहे हमारे सहाफ़ी हजरात हों, पॉलिटिशियंस हों, ये नई नई जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बना रही हैं चीज़ों को। अवाम भी कंफ्यूज है कि हम किस पर यकीन करें। निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि ये तो पूरी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि कौन ठीक है कौन गलत है, चाहे सहाफत का पेशा हो, चाहे हम देख रहे हैं कि हर पेशे के अंदर काली भेड़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं। देखें, ये एक बहुत गलत बात इसलिए है कि ये बहुत कंट्रोवर्सी डाल रही है जुडिशरी के लिए भी, और फिर उसके बाद जुडिशरी के डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट होने के लिए। अगर आपने एफिडेविट देखा हो, उसके बाद साकिब निसार की वीडियो ऑडियो देखी हो, तो ये जाहिर है कि ये PMLN की जो लीडर हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अपीलें लगी हुई हैं, उनमें डिसीजन होने हैं, उसके ऊपर ये असर डालती हैं, उसके बाद उनको कंट्रोवर्शियल डालती हैं, उनको बैकफुट पर डालती हैं, उनको ये डराना चाहते हैं गलत के डिसीजन की फेवर में ना हो या वो बेंच छोड़ दें ताकि 1-2 साल और डिले हो जाए डिसीजन। तो आई थिंक ये चीज़ों को ये सोचना है कि मुल्क के अदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाती मफादात, पोलिटिकल मफादात, बिजनेस मफादात के लिए आप अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं कम से कम उसकी तो जड़ें मत काटें। और माजर के साथ आपने ब्रिगेड साहब देखा पिछले दिनों मरियम नवाज की बाकी लोगों ने यू टर्न लिया था SI के चीफ की तैनाती के बारे में, सारे फौज के अदारे के हक में खड़े हो गए थे और कहा था कि जी इमरान खान तबाही फेर रहा है। अब आपने देखा वो तब्दील हुआ मामला, फिर तोपों का रुख उस तरफ हो गया। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड जो है ये कब खत्म होंगे ब्रिगेड साहब? यही खत्म करने के लिए अब इस वक्त बात यह है कि ये जुडिशरी पर डिपेंड करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल निशान लगाया जा रहा है जिस तरह के हालात किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की पार्शियलिटी के ऊपर किया जा रहा है। सो दे हैव टू डू समथिंग, फाइंड अ सोल्यूशन। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हुकूमत, जुडिशरी और इवन नैब और इलेक्शन कमीशन बैठे, फाइंड सम सोल्यूशन और इंसाफ के तकाजे पूरे जरूर करें। ठीक है, तमाम इदारों को मिलकर बैठना चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करना चाहिए ताकि जो मुल्की इदारे हैं इनको मजीद कंट्रोवर्शियल ना बनाया जा सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में मौजूद है। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब नाज़रीन जरा आ जाते हैं PDM के मामलात पर। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से एक तहरीक सामने आई थी PDM नामी। अब हम देख रहे हैं कि इजलास पर इजलास भी हो रहे हैं, डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन कोई नतीजा अखज़ नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान अलग धमकी दे रहे हैं कि PDM से कुछ हासिल नहीं होता तो मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। एहतशाम साहब 8 दिसंबर की तारीख दे दी गई है, दोबारा कुछ होने जा रहा है या फिर वही दावे हैं? देखें, मुश्किलात उनकी अपनी बड़ी वाज़े तौर पे सामने आ गई हैं। जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि जी एक बाकायदा मूवमेंट लॉन्च होनी चाहिए, आपने देखा कि आज भी जब हम देख रहे हैं कि एक किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को वापस लाया गया, शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि चलें बैठ के पार्लियामेंट के हद तक इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे भी यही बहस हो रही है कि जी किसी एक नुक्ता दर पे तय नहीं हो रहा कि जी क्या करना चाहिए। आपने एन ब्लॉक रिजिग्नेशन देने हैं, सारों ने इस्तीफ़े देने हैं, इसके लिए तैयार नहीं है, और फिर आपने अदम एतमाद करना है, उसके लिए तैयार नहीं है। मतलब सारे नहीं तैयार। नए इलेक्शन की तरफ जाना है, उसके लिए आप कहती है पीपल्स पार्टी नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तो दूसरी तरफ आपने देखा PMLN के लोग कहते हैं, ओपनली कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये अपना टेन्योर मुकम्मल करें। तो अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी इनको एक्यूज़ कर रही है, गलत बयानी की बात कर रही है, इनको झूठ के ताने दे रही है, इधर से ये उनको ताने दे रहे हैं। प्रोसेस में फजल रहमान साहब वो अलहदा नाराज़ हुए बैठे हैं, उनका ख्याल है कि जी उनको जिज कर दिया गया, उनकी कोई बात नहीं मानी गई। और जिस तरीके से आपने देखा, आपने उन्होंने पहला धरना दिया था इस्लामाबाद में आके, वो कहते हैं गलती हो गई, उनकी बातें मानी नहीं गई या उनको धोखा दिया गया किसी तरफ से। अब सवाल ये है कि जी किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होने जा रहे कि नहीं। पीपल्स पार्टी बार बार कहती है कि जी आएँ, पंजाब से शुरू करते हैं, अदम एतमाद लेके आते हैं, उसके बाद जो हैं अपने
नून वाले वो कहते हैं कि जी चलें आए आधे इस तरफ सेनेट सिंध से स्टार्ट करते हैं, फिर उधर से पीपल्स पार्टी कहती है आए शुरू करते हैं, सादिक संजरानी इनको हटाने की बात करते हैं चेयरमैन सेनेट को। तो सवाल ये कि 3 साल तो तकरीबन गुजर गए, 3.25 साल, 17-18 महीने रह गए, क्या यही खेलते खेलते आगे चले जाएंगे? वैसे NA 133 के मामले पर तो फिर बयानबाजी एहतशाम सब स्टार्ट हो गई है, फिर देखिए अब ये झगड़ा तो अब मेरा ख्याल है इनके अंदर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि इससे भी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा कि दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। लोग तो यही कहेंगे, PTI वाले तो खुश होंगे कि इस दफ़ा हमारी जान छूट गई, ये आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे लिए सोनिया बड़ी हैरत की बात है, NA 133 दोबारा कहूँगा कि ये क्या PMLN को जरूरत पड़ गई, ये जिस तरह वीडियो आई है तो जड़ों में बैठ जाएंगी और ये दिखाई जाएंगी, अदालत में लोग लेके जाएंगे। अगर ये अदालतों में जाके ऑडियो वीडियो के जरिए आपने स्कोर सेटल करने हैं और अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है सियासी तौर पे, तो फिर ठीक है, छोड़ें आप जलसे जुलूस की सियासत। 8 तारीख को बैठ के भी आपने यही करना है, या तो आप बताएं ना कि जी 8 तारीख को कोई फैसला होने जा रहा है, आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, आप धरना देने जा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं, आप अभी तक नहीं है, अभी नहीं, क्लैरिटी नहीं है। तो लोग यही कह रहे हैं कि जी अंदर से शायद उनको भी पता है कि जी इलेक्शन इतना आसानी से नहीं हो सकता। उनको ये भी पता है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि लोग उनके साथ सोनिया नहीं गए, पार्टी वर्करों के साथ तहरीकें नहीं चलती, आम आदमी जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो सका। अगरचे हमने देखा कि बड़ा यूज़ किया गया महंगाई के मामले को और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की बातों को। क्या वजह है? महंगाई तो एक ऐसा मसला था जिससे पूरी आवाम तंग है, इस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है, लेकिन ऑपोजिशन कैच नहीं करा सकी। सोनिया ये 1977 की जो तहरीक थी ना, ये निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो चली थी 1977 में लेट भुट्टो साहब के खिलाफ, उसमें ये कहा गया था कि जी निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे और अपना क्या कहते हैं महंगाई का खात्मा करेंगे। तो ये वादे किए गए, इसी आपने देखा तनाज़र में 8-9 लोगों की शहादत हुई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। लोग ये समझते हैं कि जी सियासी लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा वो सड़कों पे क्यों आए। आज तो आप देख लीजिए जिस तरह माली मुश्किलात लोगों की हैं, कोई एक घर का बंदा जिसके 3-4 बच्चे हैं, किराए का घर है, वो क्या करेगा? एक महंगाई ने मारा हुआ है, इनके लिए जलसे जुलूस करे, सड़कों पर आए, गिरफ्तारियाँ दे, डंडे खाए, वो कहता है मैं क्यों करूँ। या तो कोई कमिटमेंट हो, किसी ने रेवोल्यूशन लेके आना हो, किसी ने तब्दीली लेके आनी हो। उनके ज़हनों में 1977 जिसको कहते हैं पंजाबी में खुबा हुआ है, वो नहीं भूल पा रहे कि जी ये अपने ज़ाती मफाद से उठेंगे, ये हमें इस्तेमाल करेंगे और हमारा कंधा इस्तेमाल करेंगे, फिर दोबारा सियासत अपना इख्तियार में आएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। लिहाजा ये बहुत बड़ी एक जो नाकामी है PDM के फ्रंट पे कि वो आम आदमी को जिसको कहना चाहिए मोबिलाइज नहीं कर सके। नतीजातन जो है ना अब ये हुकूमत बावजूद इसके कि कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, बड़ी मुश्किलात का शिकार है और ख़ुद भी लोग मानते हैं कि जी शायद टफ टाइम है, कोरोना की वजह से और सूरत हाल ख़राब होगी। अमेरिका में 77% जो है ना, मैं आप देख रहा था कि लोग जो है ना महंगाई की वजह से बड़े परेशान है। ये बहुत बड़ा फिगर है अमेरिका में, इतने लोग जो है परेशान हो गए हैं वहाँ पे कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे भी यार महंगाई उसकी वजह से हुई है, लोगों के मसाइल मुश्किलात हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये पार्टी तो ब्लेम आप करेंगे इसी को, कोरोना को, लेकिन पार्टली मिसमैनेजमेंट को भी आप करेंगे। अदरवाइज आप देख लें, आप लाखों टन चीनी आपकी बरामद हो रही है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी जा रही है, गंदम पकड़ी जा रही है, छापे पड़े जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हुकूमत सही मानों में कारकर्दगी रूल ऑफ लॉ दिखाती, इन लोगों को मौका न देती, तो मेरा ख्याल है सूरत इतनी खराब। अच्छा एहतशाम साहब, आखिर में ये बताइए कि अब इस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, तो आपको लगता है सर कुछ दिनों के बाद हम पाकिस्तानी 2 महीने का फिक्र दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब के जी, 2 महीने मेरी समझ से बाला है बात के 2 महीने के बाद वापिस आएंगी। भाई नॉर्मली सारी दुनिया में 85 से 72 क्रूड आए जो आ गया है, आप उस हिसाब से करें, सारी दुनिया इस हिसाब से डील कर रही है। तो मेरा ख्याल है हमने तो प्लान किया होता है, बजट में हम प्लान करते हैं कि हमने तेल में जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, हमने कितना पैसा मिलेगा, अपना बजट को कैसे चलाना है। लिहाजा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जी बाकी बजट को हम कैसे लेके आगे चले जाएं। सारा देख लें सोनिया, 70% हम कर्जों से लेके हम अपना बजट पूरा कर रहे हैं। अभी आप देख लें IMF के प्रोग्राम के बाद जिस तरीके से शराइत सामने आई हैं अखबारात में, जो 6 बिलियन डॉलर की बात आ रही है सऊदी अरब की, जिसमें वो तेल भी देंगे, वो इतनी सख्त शराइत है कि खुदा ना खास्ता आपका डिफॉल्ट हो तो वो कहते हैं हमारे पैसे फौरन वापस करेंगे। IMF भी इस तरह की शराइत रख रहा है। इस चीज़ से ना तो हुकूमत देख रही है ना अपोजिशन वाले देख रहे हैं, सिर्फ जाती तौर पे देख के हमारा फायदा क्या है, मुल्क का फायदा कोई नहीं सोच। तो एहतशाम साहब ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जो पेट्रोल प्राइसेस है वो नीचे नहीं आने वाली, और ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे तो ये महंगाई का तूफान ऐसे ही रहेगा। ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो फिर किराए बढ़ते हैं, फिर रोजमर्रा अशिया की और जरूरियात हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर देखिए आज 176 हो गया है, उसके बाद कहने वाले लोग कहाँ तक 200 तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। IMF का शिकंजा सख्त से सख्त होता चला जा रहा है और
प्रोसेस में क्या हो रहा है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। आपने देखा 450 अरब रुपए के टैक्सेस की बात हो रही है, उसके बाद फिर सारी 200 बिलियन की एग्जाम्पशन खत्म होने की बात हो रही है। मिनी बजट, ओ बाय द वे मिनी बजट का तो जिक्र खुद शौकत तरीन साहब ने कह दिया, मिनी बजट लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के पास सोनिया अब कुछ नहीं रहा देने के लिए, ओपोजिशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, रोज तकरीरें करेंगे, ओपोजिशन के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो आई एम अफ्रेड कि फिर 2023 का इलेक्शन जीतना क्या इतना आसान होगा, ये पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्र है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि 2 साल भी पीटीआई आवाम को ये तसल्लियां देते देते ही गुजर जाएंगे और फिर सर जिस तरह से आपने कहा कि 2023 जो है वो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा, आपको लगता है सर ये 2 साल के बाद भी जब 5 साल का पूरा हो जाएगा टेन्योर, तो दिखाने के लिए मैं कहता हूँ अगर सिर्फ एक बात पे सोनिया कायम रहते, जो करप्शन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना करते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि जी करप्ट माशरे जो है ना वो कभी भी जिए रहे करते हैं और मुश्किलात कभी कम नहीं होती, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं ना कि नैब के जरिए कंट्रोवर्शियल बना दिया, कितने लोगों के केसेस आपने फाइनलाइज किए, 1 टका भी किसी से वसूल किया। आसिफ जरदारी साहब को किसी ने कहा कि जी $7 बिलियन आपने केसेस ख़त्म कराने के लिए देने के लिए तैयार हो गए, तो तन से कहा मैं तो $7 भी नहीं दूंगा। इस तरह कोई आप देख लें रोज़ाना की बुनियाद पे आता है जी लूट मार करके चले गए, पैसा वापस लेंगे, आपको पैसा ही मिला। 420-30 बिलियन मिला है इनको, लेकिन कहाँ से मिला है? हाउसिंग सोसाइटियों उन्होंने फ्रॉड किए, दीन के नाम पे लोगों ने फ्रॉड किए, कुरान शरीफ के नाम पे वो पैसा वसूल किया गया, सियासतदानों से कोई पैसा वसूल नहीं किया गया, इससे बदनामी हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा भी कहता है कि बगैर सबूत के आप लोगों को लेके आते हैं, पकड़ते हैं, फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें फिर एहतसाब का तो नारा वो तो किसी हद तक जो है वो नहीं चला और ना ही रिकवरी उस तरह से हो सके, लेकिन सर अवामी मफाद की जो चीजें थी, लेजिस्लेशन करनी थी, जो नारे दावे थे, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये फिर जब 2023 में इमरान खान साहब जाएंगे और फिर वही अगर बातें कि हमें अगर अगले 5 साल मिल जाएं तो शायद कोई बेहतरी। सोनिया 3 साल के बाद लड़ के ये बच्चों से ज्यादती और खवातीन के हकूक के बारे में और इस तरह की छोटी मोटी और जिसको चीज़ें देख रहे हैं आज आके मंजूर हुई हैं पार्लियामेंट से, वो भी आप देख लें कि हुकूमत तावन नहीं करती, अपोजिशन तावन नहीं करती। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें जिसमें मेरा ख्याल है कोई इसको कहना चाहिए कि सियासत नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन वहाँ पे भी सियासत करती है, दूसरी तरफ हुकूमत भी उनका नुक्ता नज़र को अकोमोडेट नहीं करती, बुलडोज करने की कोशिश करती है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत को थोड़ा कंसीड करना चाहिए और बैठ के फैसले करने चाहिए। अदरवाइज तो सोनिया अब देख लें 74 साल हो गए इसी लड़ाई में, आप देख लें सियासी मफादात जो है ना उनको सामने रखा जाता है, पार्टी के मफादात को सामने रखा जाता है, कौमी मफादात को पीछे किया जाता है। नतीजा ये है कि आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है। मुझे शर्म आती है, दुख होता है अपने मुल्क के बारे में रोज़ाना बैठ के हमको इसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ये देखें ये काम सियासतदानों का है या अदारों का काम है, वो काम अपना नहीं कर रहे। आप मैं आम जिसका फैसला साजी में कोई हक नहीं है, हम सारे के सारे इस वजह से परेशान हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए एटलीटिशियन से उन्हें एक पेज पर आना होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब आपका। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।